आज हम पढ़ने वाले हैं एक्ज़ोथर्मिक। इससे पहले हमने 4 लेक्चर आपके लिए बना चुका हूँ। 4th पार्ट तक हमने इस वीडियो का बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। जामिया में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है, चैप्टर्स 1 कहा जाता है कि अगर क्लास 10th के चैप्टर 1 से आता है तो चांसेस होती है कि एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक ज़रूर पूछेगा। तो आप इसे डिप्लोमा का तैयारी कर रहे हो या +2 का, दोनों में ही अच्छे से आप पढ़ लीजिए इसको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? तो रिएक्शन इन्वॉल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जो हीट का इन्वॉल्व हो, यानी हीट बाहर निकल जाए, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एग्जांपल आप ध्यान से सुना करिए, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हीट का बाहर निकलना कैसे होता है, इवॉल्व कैसे होता है? तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब जैसे यहाँ पर देखिए मीथेन है, CH4 है नेचुरल गैस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्शन जब हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बाहर निकल रहा है। अब जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल का डिकम्पोज होना यानी सड़ जाना या कंपोस्ट होना, ख़राब जो हो जाता है एकदम, ये भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है। अब जैसे फूड जो है, फूड भी डिकम्पोज होता है। खाना जो है आपका टेबल पर रखा हुआ है, या फिर काफ़ी दिन से खाना रखा हुआ है, या फिर कुकर में खाना बनकर पका हुआ और काफ़ी दिन से छूट गया, तो वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, फल हो गई, सब क्या डिकम्पोजिशन होता है। और ये सब एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अब हम पढ़ लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिससे रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हो रहा है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ये आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है जामे के एंट्रेंस में। द फूड दैट वी इनटेक इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट ड्यूरिंग डाइजेशन। तो इसका मैं बता दूं कि जो फूड आपका डाइजेशन शुरू होता है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अंदर पेट में जाते हैं तो बहुत सारा उसका प्रोसेस होता है कि अब बाइल है, बाइल जूस निकालता है लीवर, तो बहुत सारा प्रोसेस है इसका। तो स्टमक में HCl होता है, हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो सब धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते काफ़ी जब सिंपल प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद वो खाना हम लोग का डाइजेस्ट होता है। उसमें से भी हम लोग का क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन, फैट, ये डाइजेशन के दौरान हमें मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो होता है टूट कर ग्लूकोज के फॉर्म में जब बनता है, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी प्रोवाइड एनर्जी। ग्लूकोज जो हम लेते हैं हमारे बॉडी में होता है, वो क्या होता है? ऑक्सीजन के सेल से, तो हमारे बॉडी प्रोवाइड करता है एनर्जी। इस रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ देता है, और एक बार इसने डिप्लोमा में पूछा भी है सवाल को कि C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। ये 2016 या 17 की बात है, मुझे याद है अभी भी कि मैंने पेपर में देखा था, ये ग्लूकोज का सवाल आया हुआ था। तो एक बार इसे याद कर लीजिएगा, +2 में भी पूछता है और उसमें भी। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब आते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में। हालांकि मैं बहुत तेज़ी से इसको बता रहा हूँ, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आपका ये हो करिएगा कि आप जो है NCERT की बुक पढ़िएगा या फिर एसचंद की केमिस्ट्री की बुक लिए हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें दोनों में से पढ़िए, समझिए। मैं आपको सिर्फ एक वे बता रहा हूँ पढ़ाने का, ताकि आप समझें और उसको अच्छे से पढ़ें, आप खुद समझें। मैं तो आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन अगर रीडिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तब आपको वो तेज़ी से दिमाग में घुसेगा। ये नहीं कि मेरा सिर्फ लेक्चर देखकर ख़त्म हो गया, मैं समझ गया, तो ऐसा नहीं होता। बिना बिना प्रैक्टिस के कोई भी आप सवाल एंट्रेंस में नहीं हल कर सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्शन विच ऑकर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। यानी ये रिएक्शन वो है जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये फेरस सल्फेट है, इसको हमने हीट दिया तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर में टूट गया। तो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या क्या टूट कर बन गया? फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर में बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया। अब जैसे लाइम स्टोन है, ये भी जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है? क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। रेंसिडिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको भी बता देता हूँ क्या चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट ऑफ फूड मटेरियल रिजल्टिंग in the change of smell and taste is called rancidity. A rancidity food can be prevented by keeping food material in the air
टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, ये आप थ्योरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कोरोजन किसे कहते हैं? कोरोजन इंपॉर्टेंट है, कोरोजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेंसिडिटी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोरोजन आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही, लेकिन छोट कहीं कहीं एक आध दो लाइन करके ऐसे दे दिया गया है, तो अगर दिया है तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा और ये सिलेबस में है आपका क्लास 10th का। द फिनोमिना इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटेन अवे रिएक्शन ऑफ एयर वाटर केमिकल प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। यानी वो फिनोमिना जो मेटल को धीरे धीरे खा जाता है रिएक्शन में, जैसे एयर का रिएक्शन होता है, वाटर का रिएक्शन होता है, केमिकल्स जो हमारे प्रेजेंट है एयर में, वो केमिकल जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उससे कोरोजन होता है। उस तो कोरोजन जो है, देखिए मान लीजिए आप कोई भी एक मेटल है, आयरन का रॉड है, बाहर रखा हुआ है, काफ़ी धूप उस पर लग रही है, पानी भी उस पर गिर रहा है, एटमॉस्फेयर से जो है केमिकल प्रेजेंट वो भी लग रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या होगा, वो रस्ट खा जाएगा और उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहेंगे। यानी उसका धीरे धीरे वो मेटल जो है वो चेंज होने लगेगा, रेडिश रेड कलर का धीरे धीरे होने लगेगा। अब जैसे एग्जांपल, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू द कोरोजन। कोरोजन इट इज़ प्रिवेंटेड, कोरोजन का हम ये बचा सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जो लोहा है, लोहा पे देखिए आप मोर्चा कहते हैं, वो लग जाता है, जंग लग जाता है, उसे हम कोरोजन कहेंगे, और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उस चीज़ को हम पेंट कर दें। पेंट डू नॉट अलाउ ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कम कॉन्टेक्ट इन सरफेस ऑफ आयरन। अगर हम पेंट करते हैं तो ऑक्सीजन के वो अलाउ नहीं करेगा, मॉइस्चर उसमें नहीं होगा, इसलिए उस पर कोरोजन नहीं लग सकता है। बाय अप्लाइंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, पेंट से हमें वो आयरन का जो कोरोजन है वो बचा सकता है, आयरन पे नहीं लगेगा। बाकी का और कोई एक्टिविटीज़ है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ से में नहीं पूछता है, लेकिन आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा जितने में हमने लेक्चर पढ़ाया हुआ है। बाकी का कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो क्लास 11th के टॉपिक से अटैच हैं। ठीक है, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है, तो ये क्लास 10th में नहीं है, पहले था, मैं सुना था कि पहले था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, तो इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी मैं पढ़ा दूंगा। जो जो पॉइंट्स नहीं है, जो क्लास 11 से थोड़ा बहुत लिया गया है, मैं उसे पढ़ा दूंगा और आप उसे याद कर लीजिएगा, वो जबकि डिप्लोमा और +2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो ये चैप्टर आज से ख़त्म हुआ। टोटल 5 पार्ट से इसके, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, जो नहीं समझ में आया उसे आप पूछ सकते हैं, हम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे।